हेलो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 10 के प्यारे बच्चों, रैंकर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहबाज सर। बाय प्रोफेशन मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, बट बाय पैशन एक साइंस टीचर हूं। क्लास 10th में हो आप सब। साइंस सब्जेक्ट आपको अगर काफ़ी क्रिटिकल लग रहा है, काफ़ी डेंजरस लग रहा है, तो मैं हूं आपके साथ इस सब्जेक्ट को ईजी बनाने के लिए, आप सबको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाने के लिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। ये है हमारा वन शॉट लेक्चर आज का बेटा। इसमें हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, पूरा एंटायर चैप्टर आप लोगों के लिए कवर करेंगे। देन सेकंड वन शॉट लेक्चर में हमें क्या करना है, हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं और टेक्स्ट बैक क्वेश्चंस करने हैं, ताकि दो लेक्चर में आपकी पूरी एक एक चैप्टर की स्टडी जो है कंप्लीट हो जाए अच्छे से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी हम सॉल्व करेंगे, ताकि आप जो है प्यार से सब कुछ सीख लो और आउट ऑफ और वेरी द बेस्ट मार्क्स स्कोर कर सको अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, जर्नी स्टार्ट करते हैं साइंस 1 की। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है साइंस 1 का, उसका नाम तो आप सबको पता ही है, ग्रेविटेशन। ये साइंस के फिजिक्स डिपार्टमेंट का जो है चैप्टर है, ठीक है। फिजिक्स डिपार्टमेंट में हम लोग ये देखते हैं कि हमारे नेचर में जो है कुछ चीजें जो काम कर रही हैं वो कैसे कर रही हैं। कुछ ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंक रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट नीचे आ जा रहा है, कैसे आ रहा है ये लोगों ने ऑब्जर्व किया, ठीक है। तब जाकर इस चैप्टर की शुरुआत होगी या स्टडी होना स्टार्ट हुई, ठीक है। और आज आप लोगों को यही सब पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 1 इस बच्चों ग्रेविटेशन, ठीक है। पहला सवाल ये होता है कि ग्रेविटेशन क्या है या ग्रेविटी क्या है। तो ग्रेविटी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों। एक ऐसी फोर्स है जो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, और जो कि नेचुरल फोर्स है। हम इंसान जो है एज अ ह्यूमन बीइंग हम ये नहीं बना सकते हैं, इस फोर्स को हम नहीं बना सकते हैं। ये एक नेचुरल फोर्स है, नेचुरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, अगर दोनों ऑब्जेक्ट के पास क्या हो, मास होना चाहिए, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर मास है तो नेचुरली उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहने वाली है। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। और उस फेनोमेनन को, उस होने वाली चीज को जो है ग्रेविटेशन बोल देते हैं। ओके, तो अब यहां पर आपको दिख रहा है, ठीक है, बोर्ड में द पुल ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पर हमारी धरती माता है, यानी कि मदर अर्थ है, ठीक है। मदर अर्थ जो है ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और एक और चीज आप लोगों को याद रखना है कि अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को हमेशा अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। कहाँ पर अट्रैक्ट करती है, टुवर्ड्स इट सेंटर। इक्वेटर नहीं बच्चों, ज्योग्राफी वाला, ठीक है। अर्थ का एकदम अंदर सेंटर है वहां पर। ओके, तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है कि ग्रेविटी इज अ फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर मैं अर्थ की बात करूं, या अगर किसी दूसरे प्लैनेट पर हम हैं तो प्लैनेट अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा हमें। या फिर अगर हम जो हैं किसी स्टार पर हैं, सन पर हैं, तो वो भी अपने सेंटर की तरफ हमें अट्रैक्ट करने वाला है। तो यहाँ पर साफ साफ यही लिखा हुआ है, ग्रेविटी इज अ फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ एनी अदर सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी मतलब जो हमारे स्पेस में कोई भी प्लैनेट है या स्टार है बच्चों, गैलेक्सीज वगैरह, सबको हम क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। तो चलिए थोड़ा इसकी स्टोरी जान लेते हैं, राइट है ना, ग्रेविटेशन की, इस फेनोमेनन की। ये जो नेचुरली होने वाली चीज है, ये हम सिर्फ न्यूटन भाई साहब के आने से नहीं जानते हैं, ठीक है। उनकी रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ, सर आइजैक न्यूटन। उनसे पहले ही लोग इस चीज को, इस फेनोमेनन को, इस नेचुरली ऑकरिंग चीज को जो है जानने की कोशिश में लगे हुए थे। ये 2000 साल पहले से ये चलते आ रहा है, राइट है। एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन की जब बात करें हम, 4th सेंचुरी बिफोर क्रिश्चियन एरा में अगर हम जाएं, ठीक है, तो एरिस्टोटल नाम के महान फिलोसोफर थे। उन्होंने क्या माना या फिर क्या बोला कि जो भी ऑब्जेक्ट हैवी रहेगा वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। और उनका यह मानना था कि अर्थ जो है पूरे यूनिवर्स का जो है बच्चों सेंटर है, मेन सेंटर है। सब कुछ जो है अर्थ की तरफ, सन भी जो है, मून भी जो है, सब अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं, ऐसा उनका मानना था। प्लस उन्होंने क्या बोला कि हैवी ऑब्जेक्ट्स जो हैं कहां पर अट्रैक्ट होंगे, टुवर्ड्स द अर्थ। ओके, देन उसके बाद हम इंडियंस आते हैं। हम इंडियंस थोड़ी पीछे रहने वाले हैं कहीं, ठीक है। आर्यभट्टा नाम सुने रहोगे आप, फेमस मैथमेटिशियन, ठीक है। उन्होंने भी हमें बताया कि अर्थ अपनी तरफ ऑब्जेक्ट्स को जो है प्यारे बच्चों क्या करती है, खींचती है।
क्लियर, उन्होंने मोशन की स्टडी करी, उन्होंने स्पेशल चीज ये बताई कि अर्थ जो है खुद के एक्सिस पर रोटेट करता है, ठीक है। तो यानी कि अर्थ का रोटेशन वर्ल्ड को कैसे पता चला, हम इंडियंस के थ्रू पता चला, बिकॉज ऑफ आर्य भट्टा जी, ठीक है। देन नेक्स्ट ब्रह्मगुप्ता जी आए, उन्होंने भी प्लैनेट्स की मोशन के ऊपर स्टडी करी। देन और आगे चले अगर हम, ठीक है, तो टाइको ब्राहे नाम के एक फिजिसिस्ट थे, उन्होंने भी कुछ ऑब्जर्वेशंस किए। गलीलियो गलीली ने भी कुछ ऑब्जर्वेशंस किए इस फेनोमेनन को लेकर, ठीक है। उन्होंने बताया कि हर प्लैनेट जो है अपने कुछ पाथ पर, कुछ रास्ते पर जो है रोटेट कर रहा है अराउंड द सन, अर्थ जो है सेंटर नहीं है, क्लियर। इसकी वजह से वो टाइम पर रिलीजियस इश्यूज हो गए थे, उन्होंने एग्जाइल कर दिया गया था वहाँ से। देन आगे बढ़े हम तो आते हैं योहानेस केपलर नाम के रिसर्चर, ठीक है, फिजिसिस्ट थे। उन्होंने देखा कि प्लैनेट जो है कैसे मूव करते हैं, उस चीज को ऑब्जर्व किया, नोट डाउन किया, अपनी थ्योरी दी, अपने लॉज बनाए उन्होंने, ठीक है। देन आते हैं हमारे सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि प्लैनेट्स क्यों मूव कर रहे हैं, ओके ना। केपलर ने बताया कि प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं, हाउ, ठीक है, लेकिन न्यूटन ने बताया व्हाई, एंड देन उसके बाद उन्होंने ग्रेविटेशन के काम करने वाला, ग्रेविटेशन जिस लॉ पर काम करता है उस लॉ को डिकोड करके हमें दे दिया, जिसे हम कहते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इस वजह से ही न्यूटन को जो है महान फिजिसिस्ट माना जाता है बच्चों। आई होप सो आप लोगों को ये स्टोरी थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। तो चलते हैं हमारे चैप्टर में आगे, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है, कि ग्रेविटी को किसने डिस्कवर किया। अभी एप्पल वाली स्टोरी तो आप लोग सुने रहोगे, काफी फेमस है, भाई साहब बैठे हैं यहाँ पर चेयर पे, ठीक है, ऊपर से कुछ सोच भी रहे हैं, ऊपर से पेड़ से एप्पल गिर रहा है, तब इन्होंने जानने की कोशिश करी कि यार एप्पल नीचे क्यों आ रहा है, ठीक है। और इन्होंने मून को भी ऑब्जर्व किया कि एप्पल नीचे आ रहा है लेकिन मून नीचे नहीं आ रहा है। देन इन्होंने काफी रिसर्च करी, तब जाकर इन्होंने अपना एक लॉ लाकर हमें दे दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहे हैं, सैटेलाइट हम आज देखते हैं तो अर्थ के अक्रॉस क्या करती है, रिवॉल्व करती है। प्लैनेट्स भी अपने फिक्स्ड रास्तों पर जो है सूरज के चक्कर लगा रहे हैं, राइट, ओके। तो हम जमीन पर खड़े हो पा रहे हैं, ये भी ग्रेविटी की वजह से हो रहा है बच्चों। एस्ट्रोनॉट्स जो हैं स्पेस में अगर वो फ्लाई कर रहे हैं तो वहां पर एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी रहती है, ग्रेविटी नहीं मौजूद है, इसके लिए वो रैंडमली यहाँ वहां फ्लोट करते हुए हमें नजर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेविटी को और डिटेल में अगर पढ़ा जाए तो क्या बोल रहा है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एग्जिस्ट करने वाली है अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या रहे, मास, दोनों ऑब्जेक्ट के पास मास रहे, ठीक है, एंड देन उनके बीच में कुछ डिस्टेंस भी है। तो न्यूटन ने ये दो ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर किया, दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स को। आप लोग ये मत समझ लेना कि न्यूटन ने टेनिस बॉल और इस शेप को ही देखा, उन्होंने कोई भी दो जनरल ऑब्जेक्ट्स को लिया। उन्होंने बोला कि कभी भी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स रहने वाले हैं तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी, जिसको उन्होंने बोला कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी रहेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगी। उसके ऊपर उन्होंने लॉ बना कर दिया हमें, उस लॉ के बारे में मैं बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। तो लॉ को कहते हैं हम न्यूटन्स, बच्चों क्या कहते हैं, उस लॉ को हम जो है कहने वाले हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसको यूनिवर्सल क्यों बोल रहा हूं मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, पहले इस लॉ का स्टेटमेंट दे देता हूं आप सभी को मैं कि इनका लॉ क्या कह रहा है हमें। एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स every other object with a force which is directly proportional to the product of masses
and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, काफी लंबा स्टेटमेंट है, मेरे हाथ दुखे तो आप लोगों के भी दुखेंगे। ठीक है, इसीलिए फिजिक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए जो लॉ वगैरह है इनको छोटा लिखने के लिए हम फिजिक्स की क्वीन की हेल्प लेते हैं, जिसे हम कहते हैं मैथमेटिक्स। राइट, दोनों वहाँ हैंड इन हैंड चलते हैं, साथ ही साथ रहते हैं। जहाँ फिजिक्स है वहाँ मैथ्स रहेगा बच्चों। ठीक है, तो इस लॉ को मैं अगर सिंप्लीफाई करके लिखूँ, यहाँ पर यही कह रहा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास स्पेस में कहीं पर भी, ठीक है, दोनों के कुछ मासेस होंगे। इसके मास को m1 कह देता हूं मैं, इस सेकेंड पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के मास को मैं m2 कह देता हूं। ठीक है, अब जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में मास होगा तो न्यूटन ने यही कहा कि दोनों के बीच में कुछ फोर्स रहने वाली है अट्रैक्शन की। पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, दूसरा पहले पर कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही बेटा हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और साथ ही साथ इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ डिस्टेंस भी है। ठीक है, अब उस डिस्टेंस को मैं r बोल देता हूँ या तो फिर बेटा d कह देता हूँ। ठीक है, तो मैथमेटिकली अगर इस लॉ को हम देखना चाहें या लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। तो हमने लिख दिया F प्रोपोर्शनल टू m1 टाइम्स m2 प्यारे बच्चों। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूं। और साथ ही साथ बोला इन्होंने कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, r कहो या d कहो, उसके स्क्वायर के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसे मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। राइट, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि मासेस का मल्टीप्लिकेशन बेटा दोनों ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा आएगा उन दोनों के बीच में उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, उतनी ज्यादा एग्जिस्ट करेगी कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी तरीके से इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस का स्क्वायर है वो जितना कम रहेगा उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में रहने वाली है। क्लियर? तो जब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करूं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो बच्चों हमें मिलेगा F प्रोपोर्शनल टू m1 टाइम्स m2 बाय r स्क्वायर। ओके, प्रोपोर्शनल साइन जब भी हटती है तो कुछ कांस्टेंट आता है। यहाँ पर जो हम कांस्टेंट ले रहे हैं वो है हमारा कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर्ड। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला बनकर मिल रहा है मुझे या हमें, ठीक है, ये है फॉर्मूला या एक्सप्रेशन कह लो। एक्सप्रेशन एंड फॉर्मूले का मतलब एक ही होता है, फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि न्यूटन ने हमें मैथमेटिकली बना कर दिया है। ठीक है, यहां पर जो कांस्टेंट कैपिटल G है बच्चों, ठीक है, ये यूनिवर्सली, आपको यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी प्लैनेट पर चले जाओ या किसी भी स्टार पर चले जाओ, उसकी वैल्यू फिक्स रहने वाली है। इसीलिए इस कांस्टेंट G को हम कहने वाले हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड इसकी एक फिक्स वैल्यू रहती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। यूनिट रहेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस पर ध्यान मत दो इतना, ठीक है, बस नंबर्स पर ध्यान देना है। ओके, तो ये रहा हमारा न्यूटन भाई साहब का दिया गया लॉ, और इस लॉ ने ही उन्हें सबसे महान फिजिसिस्ट बनाया है। ठीक है, तो उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन भी हमारे पास है। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके पास मास है, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट रहेगी। एंड देन उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को बोल सकता है स्टेट लॉ ऑफ
यूनिवर्सल या फिर लॉ, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आप लोगों को बिल्कुल ऐसा ही लिखना रहेगा, ठीक है। आई होप आप सब लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। यहाँ पर बात करने वाले हैं हम सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा होता है, पार्टिकल थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कल के गोल रास्ते पर मूव कर रहा है, जो सर्कल का गोल रास्ता रहता है, ठीक है, आप लोग जो सर्कल बनाते हो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस में, ठीक है, तो जो गोल रास्ता रहता है उसे हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कल के सरकमफेरेंस पर जो है मोशन कर रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। लेकिन सर्कुलर मोशन कराने के लिए, कोई भी मोशन अगर करानी है हमें, तो कोई ना कोई फोर्स तो लगेगी ही, ठीक है। किसी भी मोशन के लिए फोर्स का एप्लीकेशन बहुत जरूरी होता है बच्चों, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन कराने के लिए फोर्स हम कहां से प्रोवाइड करेंगे, या फिर फोर्स कहां से आ रही है, ठीक है। तो याद रखना है कि देखो यहाँ पर एक लड़का बना हुआ है, ठीक है, भाई मुझसे ज्यादा गोरा है, ठीक है। तो ये जो है अपने हाथ में जो है मान लेते हैं एक स्ट्रिंग लिया हुआ है, और स्ट्रिंग के एंड पर, रस्सी के एंड पर जो है एक बॉल अटैच्ड है, ठीक है, उसे घुमा रहा है, ठीक है। तो जब वो बॉल घूम रहा है तो बॉल क्या परफॉर्म कर रहा है बच्चों, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो बॉल को सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करने के लिए फोर्स कहां से आ रही है, इसके हाथ से आ रही है। और इसके हाथ की अगर मैं बात करूं, उसके हाथ की पोजीशन कहां पर है, सर्कल के सेंटर पर है, ठीक है। तो ऐसी फोर्स जो सर्कुलर मोशन कराती है, या फिर द फोर्स नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं उसे, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। और यहां पर लिखा हुआ भी है कीपिंग थिंग्स मूविंग इन सर्कल, यानी कि वो ये फोर्स ही रेस्पॉन्सिबल है किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट जो है सर्कल के सरकमफेरेंस पर चल रहा है, ठीक है, इसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कह देते हैं। सेंट्रीपिटल का मतलब भी है सेंटर सीकिंग, ठीक है, क्योंकि अगर ये स्लो डाउन होगा तो ऑब्जेक्ट सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करने वाला है, ठीक है। तो अगर हम बात करें अर्थ और मून की, ठीक है, न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि एप्पल तो पेड़ से गिर रहा है बट मून नहीं गिर रहा है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा डिस्टेंस पर है, और एप्पल के मुकाबले मून का मास काफी ज्यादा है, ठीक है, काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना कि अर्थ और एप्पल के बीच में थी। अर्थ भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है मून को, मून भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है अर्थ को, ठीक है बच्चों। लेकिन बस ये हो जा रहा है कि अर्थ ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट कर रही है, मून उतनी तेजी से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, बिकॉज उसका मास क्या है, अर्थ के कंपैरिजन में कम है बच्चों, ठीक है। जिसकी वजह से खींचम खाची होने लग जाती है दोनों के बीच में, और एंड में फुगड़ी खेलना चालू कर देते हैं, ठीक है। यानी कि मून जो है अर्थ के क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, ठीक है। तो मून सर्कुलर मोशन कर रहा है अगर हम मान ले अक्रॉस द अर्थ, ठीक है। तो उसको उस सर्कुलर मोशन कराने वाली फोर्स कौन दे रहा है, अर्थ दे रही है। मैंने जैसे कि बताया कि जो ग्रेविटी है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर अर्थ के केस में मैं बोलूं तो अर्थ हमें कहाँ अट्रैक्ट कर रही है, हमारे अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है हमें, ठीक है। तो उसी तरीके से मून को भी जो है अर्थ कहाँ पर अट्रैक्ट कर रही है, टुवर्ड्स इट सेंटर, क्लियर, ड्यू टू ग्रेविटी। और साथ ही साथ मून सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी कौन प्रोवाइड कर रहा है, अर्थ प्रोवाइड कर रही है। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है मून पर, ठीक है, वो इक्वल है सेंट्रीपिटल फोर्स के। समझ गए, इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट जानना आप लोगों के लिए काफी जरूरी था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टेक्स्ट बुक के कुछ सवाल है आपके पास, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। डू यू थिंक सम फोर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्टिंग ऑन द मून? यस, अभी मैंने बताया, ठीक है, कि मून पर कुछ फोर्स काम कर रही है। यस, सम फोर्सेस आर कॉन्स्टेंटली एक्टिंग ऑन द मून। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि मून के पास भी क्या है, मास है। अब जब मास है तो वो किसी दूसरे मास वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि उसके पास क्या है, ग्रेविटी है। और साथ ही साथ अर्थ भी जो है मून को अट्रैक्ट कर रही है, क्लियर, जिसकी वजह से मून अपने ऑर्बिट में घूम रहा है अर्थ के अक्रॉस, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपने पास है, व्हाट मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी फोर्स ऑन मून। ठीक है, चांद पर जो ग्रेविटी का जो इन्फ्लुएंस आ रहा है अर्थ का हमारे, ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या रहेगा। तो अर्थ कहां पर खींच रही है मून को, अपने सेंटर की तरफ बच्चों। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी फोर्स ऑन द मून इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो प्यारा जवाब हो गया इस सवाल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है, हाउ वुड इट्स मोशन हैव बीन इफ नो सच फोर्स एक्टेड ऑन इट। ठीक है, मून की कैसी मोशन रहती अगर मून पर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करती। तो इसके लिए हम पीछे की स्लाइड पर चलते हैं बच्चों। मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी धरती माता है, ठीक है, हमारी धरती माता का ये सेंटर है, क्लियर, ये मून है सपोज कर लेते हैं हम, ओके, ठीक है। तो मून को अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो जो सेकेंड सवाल था उसका जवाब यही रहेगा कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है मून पर आने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, अब तीसरे सवाल में हमारे हमसे क्या पूछा है उसने कि अगर मून पर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करती तो उसका जो मोशन का जो डायरेक्शन है कैसा रहता। अब देखो, मून पर जो है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जब काम कर रही है तो इसलिए मून जो है अर्थ के अक्रॉस सर्कल में क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो उसके मोशन का डायरेक्शन क्या है, अभी सर्कुलर मोशन है। लेकिन अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहेगी, ये हट जाएगी, तो मून टेंजेंशियली स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। कैसा चला जाएगा, टेंजेंशियली स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा अगर अर्थ को मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, तो हमारे सवाल का जवाब क्या रहने वाला है, इफ देयर वर नो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द मून इट वुड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे दिखाया मैंने, ऐसे टेंजेंट की तरह जा रहा है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, टेंजेंट्स टू इट करंट पोजीशन, उसकी करंट पोजीशन सर्कल थी, टेंजेंशियली वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करके चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों सवाल के जवाब सुनने में मजा आया और क्वेश्चन भी समझ में आए। नेक्स्ट आते हैं हमारे महान साइंटिस्ट की तरफ जिनका नाम है योहानेस केपलर। बिना इनके न्यूटन आगे रिसर्च नहीं कर सकते थे। ठीक है, इनकी थ्योरीज के बगैर। ये खुद टाइको ब्राहे की जो है थ्योरीज को ऑब्जर्व किया इन्होंने, देन प्लैनेट्स की मोशन के बारे में बताया कि कैसे प्लैनेट्स मूव करते हैं, हाउ डू द प्लैनेट्स मूव। ओके, उसके बाद ही न्यूटन को आइडिया मिल पाई। न्यूटन ने जो है सब पॉइंट्स को कनेक्ट किए, डॉट को कनेक्ट किए, कनेक्टिंग द डॉट्स, जैसे आप लोगों को इंग्लिश में जो है चैप्टर है, ठीक है, डॉट्स को कनेक्ट किए, देन फाइनलाइज करके हमें वो लॉ दिया जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था। ठीक है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो केपलर के लॉ की तरफ चलते हैं। इन्होंने प्लैनेट्स की मोशन की डिटेल स्टडी करी और कुछ रूल्स बताए। ठीक है, इन्होंने पता लगाया कि प्लैनेट्स जो है इन रूल्स को जो है फॉलो करते हैं अपनी मोशन के दौरान। ठीक, तो चलते हैं इनके पहले लॉ की तरफ बच्चों। ठीक है, और इनके पहले लॉ को जानने से पहले हमें एक ज्योमेट्रिकल फिगर जानना है। यहाँ पर जो आप लोगों को फिगर दिख रहा है, ठीक है, ये सर्कल तो नहीं है, राइट। इस फिगर को हम लोग एलिप्स कहते हैं बच्चों। अब एलिप्स कैसे बनता है, अगर मेरे पास एक बर्थडे की टोपी है आई मीन कोन है, क्लियर, कोन को अगर मैं कुछ एंगल पर कट कर लूं, ओके, कुछ ऐसा कट करूं मैं, ठीक है, तो मुझे कैसा पोर्शन मिलने वाला है, ऐसा पोर्शन मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर से हटा दिया मैंने उसे, तो ये साइड का पोर्शन ऐसा बचने वाला है। तो इस फिगर को ही बेटा हम लोग क्या कहते हैं, एलिप्स कहते हैं। ठीक है, तो ये एलिप्स बन गया। एलिप्स के पास सेंटर होता है बच्चों। ठीक है, सेंटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का मैक्सिमम डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का मैक्सिमम डिस्टेंस, इसे हम मेजर एक्सिस कहने वाले हैं। क्या कहने वाले हैं, सेंटर से लेकर ये एंड तक, सेंटर से लेकर इस एंड तक। ठीक है, इस पोर्शन को मेजर एक्सिस बोल सकते हैं। यहाँ पर इसे माइनर एक्सिस बोल दो, ये पूरे को मेजर एक्सिस, ये पूरे को माइनर एक्सिस बोल दो। क्लियर, तो फिर यहाँ पर दो पॉइंट्स रहती हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। बेटा इन्हें हम फोकस पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग जो है लेंसेस वगैरह में आप लोगों को सिखाऊंगा मेरे। ठीक है, लेंसेस नाम का जो चैप्टर है आप लोगों का कि फोकस क्या होता है, वहाँ पर आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, तो फिलहाल इतना मान के चलना है कि ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसे हम क्या कहते हैं, एलिप्स है, एलिप्स कहते हैं। ये उसका सेंटर है, दो फोकस पॉइंट रहने वाली है, एंड से थोड़ा सा पहले, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड से थोड़ा सा पहले। ठीक है, तो अब चलते हैं हम हमारे केपलर भाई के
केपलर सर के लॉ की तरफ। ठीक है, पहला लॉ। ठीक है, इस लॉ को जो है मैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहता हूं। ठीक है, क्या कहेंगे? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, नॉट एलिप्स। ठीक है, ये बाय मिस्टेक हो गया रहेगा, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स बोलेंगे बेटा। ठीक है, ऑर्बिट मतलब वो रास्ता जिस पर प्लैनेट जो है अपनी मोशन कर रहा है और सूरज के चक्कर लगा रहा है, बिकॉज सूरज का मास काफी ज्यादा है हमारे सोलार सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले, इसलिए सारे प्लैनेट जो हैं सूरज के चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए यहां पर देखते हैं हम, हमारे पास एक एलिप्स है। केपलर ने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताई हमें कि जो प्लैनेट्स का जो मोशन का जो रास्ता होता है टू अक्रॉस दी सन, ठीक है, वो एक एलिप्स होता है, सर्कल नहीं होता है। हम पहले ऐसा मानते थे कि हाँ प्लैनेट जो है सूरज के चक्कर लगा रहे हैं सर्कल्स में, बट ऐसा नहीं है। ये किसने बताया हमें? केपलर ने बताया। इन्होंने बोला कि प्लैनेट्स भाई जो है वो सूरज के चक्कर जो लगा रहे हैं, कैसा रास्ता फॉलो कर रहे हैं, कैसा पाथ फॉलो कर रहे हैं? एलिप्टिकल पाथ। ठीक है, यानी कि उनका जो ऑर्बिट है उसका जो शेप है क्या है? एलिप्स है। और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि सन जो है एक फोकस पर सिचुएटेड रहेगा, या तो इस फोकस पर या तो इस फोकस पर, और देन प्लैनेट क्या कर रहा है? उसके चक्कर लगा रहा है। जो सन से नियरेस्ट पॉइंट है तुम्हारे एलिप्स का, ठीक है, यहां से जब प्लैनेट गुजरता है तो तेजी से गुजरता है, और जब फारदेस्ट पॉइंट पर आता है तो उसकी मोशन स्लो हो जाती है। फास्ट स्लो, फास्ट स्लो, इस तरीके से। ठीक है, तो ये किसने बताया? केपलर ने बताया हमें। तो ये क्या हो जाएगा? केपलर का फर्स्ट लॉ। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी दफा पेपर में आया है, रिपीट भी होगा। ठीक है, तो केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या बोलेंगे हम? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स है। किसी भी प्लैनेट का जो ऑर्बिट रहता है, यानी कि जो रास्ता जिस पर वो मूव करने वाला है, ठीक है, और सूरज के चक्कर लगाने वाला है, तो द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई। ठीक है, किसी एक फोकस पर सूरज मौजूद रहेगा और प्लैनेट का जो रास्ता रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? एक एलिप्टिकल रास्ता रहने वाला है। क्लियर? आई होप ये फर्स्ट लॉ आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलते हैं हम केपलर भाई साहब के सेकंड लॉ की तरफ। केपलर सेकंड लॉ, इसे मैं कहता हूं लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। ये बढ़िया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी अगेन मैंने सन को लिया, अर्थ को लिया किसी एक पॉइंट पर। ठीक, सन है और फिर यहां पर हमारी अर्थ है, एलिप्टिकल ऑर्बिट मैंने दिखा दिया। लॉ ऑफ इक्वल एरियाज क्या कहने वाला है? पहले इसका स्टेटमेंट देख लो आप। The line joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal intervals of time। इसका यही स्टेटमेंट है। वो लाइन जो प्लैनेट और सन को कनेक्ट कर रही है वो इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल एरिया कवर कर रही है। तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मैं बताता हूं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि हमारी अर्थ इनिशियली पॉइंट ए पर है, यहां पर मौजूद है अर्थ हमारी। ओके ना, स्टार्टिंग में अर्थ पॉइंट ए से जा रही है पॉइंट बी पर। सपोज कर लेते हैं यहां पर लग रहे हैं 2 महीने। ठीक है, 2 मंथ्स मान के चलते हैं। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में पॉइंट ए से पॉइंट बी पर। क्लियर? मैंने क्या किया, जब पॉइंट ए पर थी अर्थ तो सन से जो है अर्थ तक एक लाइन बना दिया। ठीक है, कनेक्ट कर दिया। फिर जब पॉइंट बी पर पहुंची, ठीक है, तो यहां पर भी मैंने सन और अर्थ को कनेक्ट करने के लिए एक लाइन बना दिया। क्लियर? अब यहां पर जो रीजन बच रहा है, ठीक है, ये एक सेक्टर कहते हैं इसे, आप लोग ज्योमेट्री में मेंसुरेशन में सीखने वाले हो। ठीक है, इस सेक्टर का एरिया हमने निकाल लिया। ठीक है, उसे मैंने A1 बोल दिया। फिर कुछ दिनों बाद अर्थ है यहां पर पॉइंट सी पर, और एग्जैक्ट 2 महीने बाद, एग्जैक्टली 2 मंथ्स पर, ठीक है, हमारी अर्थ जो है पहुंच रही है पॉइंट डी पर प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये सी से लेके डी तक पहुंच रही है। यहां का जो टाइम इंटरवल था, जो टाइम गैप था, यहां भी सेम टाइम इंटरवल है, सेम टाइम गैप है। ठीक है, यहां पर भी मैंने अर्थ और सन को लेकर क्या कर दिया, सन के सेंटर तक लाइंस ड्रॉ कर दी। यहाँ पर भी कुछ एरिया रहेगा। ठीक है, इस एरिया को मैंने कैलकुलेट कर लिया A2। क्लियर?
सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ दिनों बाद अर्थ पॉइंट ई पर पहुंच रही है, फिर ई से एफ तक ट्रैवल कर रही है। स्लो चलेगी यहाँ पर फास्ट चलेगी, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा लाइन कवर हो रही है। लेंथ ऑफ आर काफ़ी ज़्यादा रहेगा यहाँ पर लेंथ ऑफ आर थोड़ा सा कम रहेगा, आर की लेंथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैसे चलने वाली है, स्लो चलने वाली है, बिकॉज दिस इज द फारदेस्ट रीजन फ्रॉम द सन, ठीक है। तो ई एफ की बात करूं अगर मैं, ठीक है, यहां पर भी 2 मंथ्स लगे अर्थ को, ठीक है। फिर देन मैंने ई से लेकर सन के सेंटर तक लाइन ड्रॉ करी, एफ से लेकर सन के सेंटर तक लाइन ड्रॉ करी। ये जो पोर्शन बच रहा है मेरे पास, इसका मैंने एरिया कैलकुलेट किया, उसे मैंने A3 बोल दिया। जब तीनों एरियाज को मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि तीनों एरियाज क्या है, सेम आ रहे हैं, और टाइम इंटरवल भी तीनों जगह पर सेम था, ठीक है ना, 2 मंथ्स था, राइट। तो केपलर का सेकेंड लॉ हमें यही कह रहा है कि वो लाइन जो सन और प्लैनेट को कनेक्ट करती है वो इक्वल टाइम इंटरवल्स पर इक्वल एरिया स्वीप करने वाली है या फिर बनाने वाली है। समझ गए? तो आई होप ये सेकेंड लॉ भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अगेन इसका स्टेटमेंट देख लो, क्या कह रहा है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब चलते हैं हम केपलर सर के थर्ड लॉ की तरफ, ठीक है। उसे हम कहने वाले हैं लॉ ऑफ पीरियड्स, ठीक है। ये लॉ हमें रिलेशनशिप बताता है प्लैनेट्स के ऑर्बिटल पीरियड और सन से लेके उसके डिस्टेंस के बीच का, ठीक है, या फिर इसे हम बोलेंगे लॉ ऑफ पीरियड्स बच्चों। उसके पहले आप लोगों को पीरियड का मतलब जानना पड़ेगा, ठीक है ना। किसी भी प्लैनेट को सूरज के एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जो समय लग रहा है, जो टाइम लग रहा है, उससे हम कहते हैं टाइम पीरियड, या फिर बेसिकली पीरियड बोल दो। क्लियर? तो उसके ऊपर एक लॉ है, और याद रखना पीरियड को मैं चलो टाइम पीरियड बोल देता हूं। इसे डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों हम लोग कैपिटल टी से, ठीक है। यानी कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में किसी प्लैनेट को अक्रॉस द सन, ठीक है, कितना समय लग रहा है। तो देखिए इनका जो केपलर का थर्ड लॉ है क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस या फिर एवरेज डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन, ठीक है। यानी कि सिंपली जो टाइम पीरियड का स्क्वायर करेंगे, अगर हम कोई एक प्लैनेट है जो सूरज के एक चक्कर लगा चुका है, उसका हमने टाइम पीरियड चेक किया, उसका स्क्वायर किया, और फिर हमने जो है एवरेज डिस्टेंस कलेक्ट किया है, ठीक है ना, एवरेज डिस्टेंस पता करा है, कैलकुलेट किया है सन और उस प्लैनेट के बीच का, क्योंकि एग्जैक्ट डिस्टेंस हर पॉइंट से सेम नहीं रहने वाला है, जो कि आप लोगों को यहां से पता चल जाएगा। देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस थोड़ा छोटा है, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो ये तीनों डिस्टेंस को मान लेते हैं, मैंने कैलकुलेट किया, इनका एवरेज निकाला, मतलब डिस्टेंसेस को ऐड किया, ठीक है, देन डिवाइड बाय 3 कर दिया, बिकॉज यहाँ पर 3 डिस्टेंसेस हैं हमारे पास। तो एवरेज डिस्टेंस निकाल लिया या फिर मीन डिस्टेंस निकाल लिया। तो इनका थर्ड लॉ हमें क्या कह रहा है कि प्लैनेट के जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज डिस्टेंस के क्यूब के, ठीक है। ये टाइम पीरियड और डिस्टेंस का रिलेशन बता रहा है केपलर का थर्ड लॉ हमें, ठीक है। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, मैंने बोल दिया, आर क्यूब, ओके। प्रोपोर्शनल साइन हटाई हमने, तो एक कांस्टेंट आएगा के आर क्यूब, यानी कि ऐसा बोल सकता हूँ मैं, टाइम पीरियड का स्क्वायर और एवरेज डिस्टेंस का जो क्यूब है वो क्या रहने वाला है, किसी भी प्लैनेट के लिए कांस्टेंट रहने वाला है। क्लियर? तो इसके साथ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लॉ इस चैप्टर का कंप्लीट हुआ, ठीक है, केपलर का थर्ड लॉ। और ये तीनों लॉ को कंबाइन करके हम लोग क्या कहते हैं, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। क्लियर? फर्स्ट लॉ पढ़ा हमने, ठीक है। फर्स्ट लॉ में हमने जाना, ठीक है, कि केपलर भाई साहब बता रहे हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट वहां पर हमें, ठीक है, कि प्लैनेट जो है कैसा ऑर्बिट, कैसा रास्ता बनाते हैं जब वो सूरज के चक्कर लगाते हैं,
ठीक है। देन सेकेंड लॉ में हमने जाना, ठीक है, लॉ ऑफ एरियाज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पता चला कि जो लाइन अर्थ और सन को या प्लैनेट और सन को कनेक्ट कर रही है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर कर रही है बच्चों। ठीक है, देन अभी हमने डिस्कस किया केपलर का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो आप लोगों को जो है बोर्ड एग्जाम में 10th में सवाल कुछ इस तरीके से आ सकता है, ऐसा बोल देगा, एक फिगर दिया रहेगा और बोलेगा कि बताओ ये फिगर से आप लोगों को कौन सा लॉ समझ में आ रहा है, उस लॉ का नाम लिखिए, उस लॉ का स्टेटमेंट लिख लिए। तो अगर मान लो कि जो है आपको ऐसा फिगर बनकर आ रहा है तो यहाँ पर हमें समझ में आ जाएगा कि ये लॉ ऑफ इक्वल एरियाज की बात कर रहा है। तो जवाब में आप लोगों को लिखना रहेगा दिस लॉ इज ऑफ केपलर्स लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज, उसका आप लोगों को स्टेटमेंट लिख देना है। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। प्यारे बच्चों, ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आ भी जाए वापस से बोर्ड एग्जाम में तो आप लोग स्कोर कर लोगे आराम से। नेक्स्ट टॉपिक के पास चलते हैं हम। ठीक है, मास। ठीक है, मास और वेट की बात करेंगे। देखो बच्चों, मास का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है। जैसे मैं अगर एक जो है ऑब्जेक्ट हूँ या बॉडी हूँ तो मेरे अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, ठीक है, कितनी चीज़ें अवेलेबल है मेरे अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे। मास यूनिवर्सली कांस्टेंट है, कहीं पर भी चला जाऊं मैं यूनिवर्स में, ठीक है, किसी भी प्लैनेट पर चले जाऊं या अर्थ में कहीं पर भी चले जाऊं, इंडिया से यूएसए चले जाऊं या कहीं पर भी किसी भी कंट्री चला जाऊं मैं, मेरा मास चेंज नहीं होगा प्यारे बच्चों। मान लेते हैं मेरा मास जो है 9 kg है, क्योंकि मास का जो ऐसा यूनिट है पूरी दुनिया में मास को हम लोग मेजर करने वाले हैं बच्चों किलोग्राम्स में। ठीक है, तो 9 kg अगर इंडिया में है तो 9 kg रशिया में भी रहेगा, 9 kg जो है यूएसए में भी रहने वाला है। 9 kg अगर मैं मार्स चला जाता हूँ, ठीक है, किसी स्पेस मिशन प्रोग्राम से, ठीक है, अगर बाय चांस, तो वहाँ पर भी मेरा मार्स पर भी जो है मेरा मास कितना रहने वाला है बेटा, 9 kg रहने वाला है। तो यहाँ पर यही बोल रहा हूँ मैं मास के बारे में। बाय डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी, सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। ठीक है, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चला जाऊं सेम रहने वाला है, कभी भी मास जीरो नहीं हो सकता है। अगर मास मान लीजिए किसी चीज का जीरो है तो वो मैटर है ही नहीं, वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, साथ ही साथ इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन पर डिपेंडेंट नहीं रहता है ये। ठीक है, और इसका जो ऐसा यूनिट है बेटा किलोग्राम है, क्या है, केजी है। ठीक है, केजी। क्लियर। नेक्स्ट मास के बड़े भैया के पास चलते हैं, जिसे हम कहते हैं वेट। ठीक है, जैसे अभी मैंने मेरा वेट कराया तो समथिंग 81 kg आया, लेकिन बट अगर मैं साइंस जानता हूं तो मैं वेट को केजी में एक्सप्रेस नहीं करूंगा। वेट का ऐसा यूनिट है बच्चों न्यूटन। क्लियर, तो मैं अगर अपना वेट मेजर कर रहा हूं मैं बोलूंगा 81 न्यूटन है। क्लियर, तो वेट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं किसी प्लैनेट पर खड़ा हूं तो वो प्लैनेट जो है कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मुझ पर अप्लाई कर रहा है। ठीक है, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा है अपने सेंटर की तरफ खींचने के लिए मुझे। क्लियर, तो मास और वेट में देखो कितना डिफरेंस है। मास का मतलब मैंने कहा कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर मुझ में प्रेजेंट है, लेकिन अगर मैं वेट की बात करूंगा तो वेट का मतलब ये होने वाला है कि अगर मैं अर्थ के ऊपर खड़ा हूं, ठीक है, तो अर्थ मुझे कितनी फोर्स से अपने सेंटर की तरफ पुल कर रही है, खींच रही है, उसी को हम क्या कहने वाले हैं बच्चों, वेट कहने वाले हैं। ठीक है, इट इज द फोर्स ड्यू टू विच द अर्थ या फिर दूसरे प्लैनेट्स या फिर मून या फिर स्टार जो है अट्रैक्ट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ। ठीक है, अगर अर्थ की केस की बात करें, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, अर्थ पर खड़ा हूं, तो जो मेरे वेट का डायरेक्शन रहेगा वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ रहेगा, क्योंकि मैंने बोल दिया आप लोगों को कि जो वेट है किसी बॉडी का, ठीक है, वो इक्वल रहेगा किसके बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स के। ठीक है, अगर अर्थ पर खड़ा हूं मैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वेट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर ऊपर खड़ा हूँ, ठीक है, और अर्थ का ये सेंटर है, तो अर्थ मुझे अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स लगाकर।
ठीक है, जिसे मैं एफ जी कह दे रहा हूं। ठीक है, तो देखो डायरेक्शन कहाँ जा रहा है वेट का, और मैंने बोल दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एच जी इक्वल है मेरे किसके, वेट के। ठीक है, तो वेट का सिंबल भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्या है, डब्ल्यू है। तो देखो एफ जी या फिर वेट का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है बेटा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो हमने यही बोला यहाँ पर कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। फिर याद रखना है आप लोगों को कि जो वेट रहता है हमारा वो डिफरेंट प्लेसेस पर अर्थ के डिफरेंट रहने वाला है। ठीक है, क्यों डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नाम की एक चीज है, वो पोजीशन टू पोजीशन हमारे अर्थ में चेंज हो रही है, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, देन अर्थ के सेंटर की अगर बात करें, अगर मैं सेंटर पर पहुंच जाऊं तो यहां पर मेरा वेट जो है बेटा 0 हो जाएगा। तो वेट का फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, मास को मल्टीप्लाई करना है स्मॉल जी से। स्मॉल जी को हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह देते हैं इसे। ओके ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब ये होता है कि अर्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट को कितना एक्सेलरेट कर रही है अपनी तरफ। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं यहां पर ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर ले लेते हैं। ये कोई एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है ना, कुछ हाइट से, एंड देन यहाँ पर मैंने अर्थ का रेडियस ले लिया। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि ऑब्जेक्ट जैसे ऊपर से नीचे आने लगता है उसकी स्पीड क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। ठीक है ना, हाइट से नीचे आ रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, यानी कि स्पीड चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से। तो यानी कि हम लोग कहेंगे कि बॉडी एक्सेलरेट हो रही है टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, तो बॉडी को एक्सेलरेशन कौन दे रहा है, कौन उसकी स्पीड को बढ़ा रहा है, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स रेस्पॉन्सिबल है उस बॉडी की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, अगर बॉडी टुवर्ड्स द अर्थ आ रही है, फॉल कर रही है तो। ओके, तो उस एक्सेलरेशन को जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रही है किसी बॉडी को, उसे हम कहते हैं बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है जी से, ठीक है, छोटे जी से, स्मॉल जी से, एंड इसकी वैल्यू कुछ रहती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आगे देखेंगे। ये हो गया किसका खेल, हमारे वेट का खेल। और वेट का ऐसा यूनिट, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट क्या है, सब जगह हम मेजर करेंगे वेट को न्यूटन में बच्चों, क्लियर। और साथ ही साथ वेट वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मैंने बोला कि डायरेक्शन है यहाँ पर। वेक्टर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, वैल्यू भी हो, और उसके पास डायरेक्शन भी हो। ठीक है, तो देखिए आ गया हमारा भाई, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने यही बोला कि बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और वो एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, इसे डिनोट करेंगे हम लोग स्मॉल जी से, और इसका ऐसा यूनिट रहेगा बेटा, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और अर्थ के सरफेस पर 9.8 है, लेकिन वेरी करती है पोजीशन टू पोजीशन, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को न्यूमेरिकल सेशन में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्री फॉल। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ अगर गिर रहा है, जैसे ये देखिए नीचे की तरफ गया, ठीक है, अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से। और अगर यहाँ पर एयर ना रहे, ठीक है, क्योंकि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो एयर भी उस पर अपनी कुछ फोर्स लगा देती है। ठीक है, तो एयर अगर ना प्रेजेंट रहे, जहाँ पर भी एयर प्रेजेंट नहीं होती है प्यारे बच्चों, उस कंडीशन को हम लोग वैक्यूम कंडीशन कहते हैं। तो वैक्यूम में अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट moves under the influence of force of gravity alone, it is said to be in free fall. And also we will neglect what, air resistance या फिर force due to air। तो फ्री फॉल के टाइम पर ऑब्जेक्ट की याद रखना कि शुरुआत में जो है स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी जो रहेगी, स्टार्टिंग स्पीड 0 रहेगी,
इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, 0 रहने वाली है, ठीक है। और एयर की फोर्स नहीं रहने वाली है, ठीक है ना। एयर को हमें इंक्लूड करना ही नहीं है, टाटा बाय बाय कर देना है, बोलना एयर प्रेजेंट ही नहीं है, तभी जो है फ्री फॉल होगा रियलिटी में, ठीक है। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ड्यूरिंग फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी और स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज व्हाट, 0 प्यारे बच्चों। और जो फोर्स ऑफ एयर है वो जो है एक्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। डज नॉट एक्ट, डजंट एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। रियल फ्री फॉल तभी पॉसिबल है जब हम वैक्यूम कंडीशन में है, यानी कि एयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ओके, फाइनल टॉपिक आज के लिए बेटा, इस सेशन के लिए। अगले सेशन में हमें न्यूमेरिकल्स करना है, ठीक है, और वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फर्क देखना है, ठीक है, कि अर्थ की लोकेशन के हिसाब से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, उसकी वजह से हमारा वेट चेंज होता है, वो डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट बैक क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा हमें, ठीक है। न्यूमेरिकल सेशन भी अगले टॉपिक में, अगले वन शॉट में कवर होगा। यानी कि इस वन शॉट में हमने क्या करना है, सिर्फ कंसेप्ट जानना था हमें, हम कंसेप्ट जान चुके हैं, ठीक है। फाइनल टॉपिक ये पेंडिंग है अभी, तो इसे कर लेते हैं पहले। तो एस्केप वेलोसिटी, अगर मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, अब ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या मान लेते हैं कोई रॉकेट बनाया मैंने, ठीक है, और ये जो डॉटेड सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि इस जोन के अंदर तक जो है अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने पास खींच लेगी। बट इस लाइन के बाहर अगर कोई ऑब्जेक्ट चला जाता है तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से फ्री हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है। अब अर्थ उसे नहीं खींच सकती है, अपनी तरफ बुला नहीं सकती है, ग्रेविटेशनल पुल नहीं एग्जिस्ट करेगा अगर अर्थ के फील्ड के बाहर कोई ऑब्जेक्ट चला जाए। तो देखिए बेटा, एस्केप वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस में पहुंचाना है, यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के पार लेकर जाना है, ठीक है, तो कितनी स्पीड दूंगा उस ऑब्जेक्ट को मैं ज़मीन से, ठीक है, कितनी स्पीड रिक्वायर्ड रहेगी मुझे ऑब्जेक्ट को देने के लिए, ताकि जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को या फिर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करके स्पेस में चला जाए एंड देन वापस खुद से वापस ना आए, ठीक है। तो इस स्पीड को क्या कहने वाले हैं हम लोग? एस्केप वेलोसिटी, यानी कि कितनी स्पीड दूंगा मैं किसी पार्टिकल को अर्थ पर, ठीक है, ताकि जो है वो अर्थ से एस्केप हो जाए। तो डेफिनेशन देखिए क्या लिखा है, द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी टू बी प्रोवाइडेड टू अ बॉडी सो दैट द बॉडी इज एबल टू एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, एंड नेवर कम बैक ऑन अर्थ। तो याद रखिए कि अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर लेकर जाना है, स्पेस में भेजना है, तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को 11.186 अराउंड किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर लॉन्च करेंगे रॉकेट को, तो वो अर्थ के फील्ड को पार कर जाएगा और स्पेस में चला जाएगा। तो आई होप सो ये सारा चाहिए पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर आप लोगों को समझ में आया है। ये फर्स्ट वन शॉट सेशन था इस चैप्टर का, इसमें पूरा चैप्टर मैंने कवर करा दिया है। अगर कुछ पेंडिंग रहेगा तो सेकंड सेशन में जिसमें न्यूमेरिकल करना है उसमें हम देख लेंगे। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर आपका वन शॉट का। सेकेंड वन शॉट जो आएगा उसमें पूरा न्यूमेरिकल्स कवर होने वाला है और आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी इस चैप्टर की सिर्फ 2 ही लेक्चर में प्यारे बच्चों। तो बने रहिए हमारे साथ रैंकर्स में और अच्छे वीडियोस के लिए और डिटेल लर्निंग के लिए, अपने मार्क्स को अप करने के लिए, बिकॉज हम क्या हैं? रैंकर्स हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।